नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनको सब्जेक्ट कोड CE5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। आपको विदित ही है कि अभी यूनिट 3A चल रही है, जिसको मैंने कह रखा है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। आप सोच रहे होंगे कि सर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का चैप्टर है और आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो इसमें आता ही नहीं। बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, लेकिन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, कॉलम्स, शियर बॉन्ड वगैरह जो भी है, ये सभी आरसीसी के भाग है। और आरसीसी अपनी है लिमिट स्टेट डिजाइन पर बेस्ड। तो अगर हम बेस ही नहीं पढ़ेंगे, या तो फिर मैं ये करता कि एक अलग यूनिट रखता, लेकिन आपके सिलेबस में अलग यूनिट कोई है नहीं। आपके सिलेबस में डायरेक्टली सिंगली डबली वगैरह लिख के दिया गया, तो अलग से यूनिट कहाँ से बनाऊं। तो मैंने क्या समझा कि ये जो हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से शुरुआत कर रहे हैं, उसी के अंदर मैं सारा ले लूंगा लिमिट स्टेट मेथड को। बेसिकली ये लिमिट स्टेट मेथड पे ही डिजाइन सारी करनी है, पर क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो कुछ अलग भी आते हैं। डिटेल्स के अंदर मैं आपको कराने जा रहा हूँ इन वीडियोस में। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो मेरी जो शुरुआत की कुछ वीडियो है, 3 तो अभी तक बना दी, चौथा है। इसके बाद अभी 2 या 3 वीडियो और होंगे, 3-4 भी हो सकते हैं। यानी वीडियो नंबर 8 या 9 तक मैं आपको थ्योरी सारी कराऊंगा। यानी हर चीज का बेस जो होता है आरसीसी डिजाइन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब हम डिजाइन के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। मैं सीधे ही आपको डिजाइन के सवाल करा दूं, कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान है। लेकिन फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार अचंभा होता है कि डिजाइन के सवाल कम आते हैं, थ्योरी ज्यादा आती है। और जब थ्योरी ज्यादा आती है तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थ्योरी और डिजाइन दोनों का अच्छा समावेश होना चाहिए। इसी दृष्टि से मैं आपको ये इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। शुरू करते हैं। अब तक मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, ये 11वां क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में पहले भी कह चुका था कि 3 नंबर के क्वेश्चन मैंने लिखे जरूर है, लेकिन कभी कभी ये बड़े होकर 8 नंबर में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। और ये सारे क्वेश्चन कब कब आए जरा देखिएगा। और इन सब का जो उत्तर है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, इन सब का उत्तर मात्र 2 पेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ शुरू होगा इसका सॉल्यूशन, और यहाँ इस पेज में खत्म। बस इस पेज में खत्म। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप अपने पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो रेड पेन से मैंने आपको बता रखा, ये सारे वो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं, बीडीआर के एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं, और किन किन सालों में आए वो सब मैंने नोट कर रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये सब मैंने एक ही क्वेश्चन माना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखा जाता है कई बार। सेवा कार्यता की सीमांत अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा, स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेवा कार्यता की सीमांत अवस्था के अनुसार मानक क्या क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला, डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेवा कार्यता की सीमांत अवस्था के अनुसार विक्षेप किस प्रकार से माने जाते हैं, डिफ्लेक्शन। और आखिर में क्रैक्स इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेवा कार्यता की सीमांत अवस्था के अनुसार दरारें जो होती हैं उन पे क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या उसकी सीमांत मान है, इस पे स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन जिस रूप में पूछा जाए ना, आपको उसी रूप में उसका आंसर देना है। जब मैं सारे उत्तर बताऊंगा, उसके बाद आप अपने आप तय कर पाएंगे आपको उत्तर क्या देना है।
देखिए जो क्वेश्चन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, वो आपसे पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन दूसरे का पहला, उसका बी पार्ट, एक्चुअली दूसरे का जो पहला है ना, इसमें दो भाग है, लिखे तो नहीं है लेकिन दो बातें इसमें पूछी गई है। तो उसका जो दूसरी बात है वो ये वाली है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और ये 2015 स्पेशल पेपर में पेज नंबर 67 पर। फिर दूसरे का दूसरा 2004 में पेज 128 पर। ये जो है स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये क्वेश्चन 8वें का दूसरा पेज नंबर 89 2011 में। और फिर है क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पेज नंबर 106 पर 2008 में। फिर है ये डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, क्वेश्चन पहले का चौथा पेज नंबर 86, पेपर है 2011 स्पेशल। और आखिर में क्रैक्स वाला, ये क्वेश्चन पहले का चौथा 2012 में पूछा गया, पेज नंबर 83। तो शुरू करते हैं। देखिएगा सेवा कार्यता यानी कि सर्विसिबिलिटी की सीमांत अवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। पहला डिफ्लेक्शन, दूसरा क्रैक्स यानी कि दरारें, पहला तो विक्षेप, दूसरा दरारें। अब आपको मैं बता दूं कि सारे आंसर आपको कोड में मिल जाएंगे। पहले बात करते हैं विक्षेप की यानी कि डिफ्लेक्शन की। आप देखिएगा कोड का पेज 67 और 35.3.1, पेज 67 और 35.3.1, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या आपको एक हिंट दे दिया है कि लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डिफ्लेक्शंस आर गिवन इन 23.2। ये 23 मतलब यहाँ ये कह दिया गया है इस क्लॉज में कि आप 23.2 पे जाइए डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज है ना लिमिटिंग, उसको देखने के लिए 23.2। देखिए मैंने यहाँ आपके लिए भी लिख दिया 35.31 पे 67 पे गए, आपको 23.2 पे कह दिया जाने के लिए, वो पेज नंबर 37 पर है। देखिएगा पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। ये देखिएगा पेज नंबर 37 और ये हो गया आपके 23.2। देख रहा आपको 23.2 कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसमें जो बातें लिखी हुई है वो आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। इस पॉइंट पर आप डिटेल में देखना चाहें वो देखिएगा, मैंने जो बताया पेज 67, सॉरी पेज 37 23.2। देखिए बारों के साथ साथ अब जो डिफ्लेक्शन होता है ना, यानी कि बीम में जो विक्षेप होते हैं, उनका मुख्य कारण तो वेट ही होता है। जितने ज्यादा भार होंगे स्पान ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन और भी कुछ रीजन होते हैं डिप्रेशन के लिए, वो हैं तापीय प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट, क्रीप इत्यादि का कारण भी इसमें होता है। अब एक बात कोड में लिखी हुई है, इसी कोड में पेज नंबर 37 पर, ये ना पेज नंबर 37 23.2, इस पे लिखी हुई है डिफ्लेक्शन। आगे मैंने एक बात और लिखी है, क्या होता है एक सीमा में अगर डिफ्लेक्शन हो तब तक तो कोई ज्यादा असर पड़ता नहीं, लेकिन एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो स्ट्रक्चर की जो अपीयरेंस है यानी कि उसको देखने मात्र से पता पड़ेगा कि बहुत ये उसका लुक अच्छा नहीं है और वो डेंजरस भी बन जाती, कभी भी फेल हो सकती है। तो मैंने आपको एक बात लिखी है यहाँ पे, बहुत टेक्निकल मैंने वर्ड्स लिखे हैं। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पर इसका बुरा प्रभाव यानी कि सुंदरता और दक्षता को ध्यान रखकर, इसका जो अपीयरेंस है, बीम की जो एफिशिएंसी है, उसको ध्यान रखकर, यानी कि इनके बुरे प्रभाव ना पड़े उसको ध्यान में रखकर हमें जो है ये तय करना है कि जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? स्पान बटा 350 या 20 mm जो भी
जो भी कम हो, विच एवर इज लेस। देखिए ना, तो स्पान में जैसे मान लीजिए स्पान है आपका 6 मीटर, मान लीजिए मैंने माना स्पान है 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब क्या हो गया, 6000 mm। मैं 6000 mm में 350 का भाग लगाऊं, ये देखिएगा 6000 mm में मैंने 6000 mm में मैंने 350 का भाग लगाया, तो आ गया कितना, 17.14 mm। तो इसका मतलब ये कहता है कि 17.14 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ना ये ज्यादा होना चाहिए 20 से, यानी कि इससे भी 17.14 से भी ज्यादा नहीं और 20 से भी ज्यादा नहीं, यानी कि 17.14 लिया जाएगा। क्योंकि 20 से ज्यादा नहीं हो, मान लीजिए आपने 19 ले लिया तो 19 उससे ज्यादा हो गया ना, यानी इन दोनों मानों में से जो कम हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए स्पान मैंने अभी 6 मीटर लिया था, मान लीजिए स्पान 8 मीटर होता, कितना होता, 8 मीटर। तो 8 मीटर होता, 8000 mm होता ना, 8000 mm बटा 350 करता। इस बार देखिए 22.857 mm आया, इट इज 22.857 mm। और यहाँ कह रहा है ये 20 mm। यहाँ पे अब या तो अगर मैं ये जो मैंने अभी आपका 8 मीटर स्पान मानते हुए, तो हम कह सकते थे कि ये 22.857 डिफ्लेक्शन, मतलब ये इसकी जो वैल्यू है ना, स्पान बटा 350 की 22.857 भी हो सकता है। और ये कह रहा 20 भी, या ना तो इससे ज्यादा ना ज्यादा, लेकिन इस बार ये 20 कम है, इसका मतलब 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान उसको मान लिया, किसको, 22.857 को मान लिया, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने चलो 22.857 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो हम 22 लेते हैं जो कि ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 20 से ज्यादा हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। स्पान बटा 350 और 20 mm, इन दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस। तो अपन जब डिजाइन करेंगे तो बहुत सी बात है आपको, अभी जब मेरे साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे, तो जब डिजाइन करेंगे ना, तब आपको इन बातों को महत्व पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ेगा आपको। नोट, अब ये जो आपकी वैल्यूज हैं कि भाई इसको क्रॉस से करना चाहिए, पूछ सकते हैं कि भाई क्या करें कि डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा ना हो। तो देखिएगा, ये बात अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन बनता है। नोट, बीम के लिए जो बीम का स्पान है, 8 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जो भी स्पान जो बीम का है, अगर उस बीम के स्पान में उसकी इफेक्टिव डेप्थ का भाग लगाते हैं, बीम के स्पान में किसका भाग लगाते हैं, इफेक्टिव डेप्थ का, तो उसका जो ये वैल्यू आती है, जो अनुपात आता है, जो रेशियो आता है, उस पे उसको कंट्रोल करके, यानी स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो आपने कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल हो जाएगा, डेफिनेटली। अब ये चीज आपको मिलेगी, आप देखिएगा जब इसको ये जो आंसर दे रहे हैं ना, उस समय इसका उल्लेख अपने को, जैसे मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। देखा, इससे अचीव किया जा सकता है, किसको, इसको कैसे, स्पन बटा इफेक्ट डेप्थ को प्रॉपरली मेंटेन करके। ये 23.2.1 पेज 36 पर है, ये देखिएगा, ये हम बाद में लाएंगे, ये क्वेश्चन मैं बाद में उठाऊंगा। ये कि स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है, स्पान और इफेक्टिव रेशियो कैंटिलीवर के केस में ये 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस बीम में 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो अप टू 10 मीटर स्पान। 10 मीटर स्पान नॉर्मली ज्यादा कभी स्पान होता नहीं है, उसके बाद की बात है, हम आगे सीखेंगे इसको। लेकिन ये आप अगर ये कंट्रोल कर लिया ये चीज, तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ये आपको मैंने सेवा कार्यता की सीमांत अवस्था में विक्षेप के बारे में बताया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगली, दरारें, दरारें, क्रैक्स। ये मिलेगी आपको कोड के अंदर 35.3.2 पेज 67 पर, 35.3.2 पेज 67 पर।
ये देखिएगा पेज 67 और 35.3.2, ये देखिएगा 35.3.2 क्रैकिंग, क्रैक्स, दरार है। ये पूरा डिटेल में समझाया गया है। इसमें जो लिखा गया है वो आपको समझ में मुश्किल से आएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में, बहुत टिपिकल वे में लिखा गया है, पर मैंने इसको बहुत सरल भाषा में लिख दिया है। इंग्लिश में तो आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पे, मैंने इसको हिंदी के अंदर बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है ना। देखिएगा, दरारों के कारण संरचना की दिखावट या उसकी कह सकते हैं सुंदरता, यानी कि अपीयरेंस, एवं टिकाऊपन, उसकी ड्यूरेबिलिटी, यानी कि अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी जो है वो खराब, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी स्ट्रक्चर की जो अपीयरेंस है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, उस पर खराब असर पड़ेगा, दरार ड्यू टू क्रैक्स, तो वो फिर अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं माना जाता है। एक मामूली सी दरार आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो चली गई, उसकी विड्थ क्रैक की, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अब ये कैसे है, देखिएगा, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसमें ये जो नाप है दरारों के, कि किससे ज्यादा इसकी दरार की चौड़ाई एट द सरफेस नहीं होनी चाहिए, वो अलग अलग होती है। देखिएगा, लिमिटिंग विड्थ ऑफ क्रैक ऑन सरफेस, स्ट्रक्चर के सरफेस पर जो दरार की चौड़ाई है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी अपर लिमिट दी है आपको। हम कह सकते हैं कि पहला 0.3 mm, यानी कि 0.3 mm से ज्यादा नहीं, यानी कि मैक्सिमम में है 0.3 mm, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। नॉट, ये सिंबल देखिए, ये है मोर देन का, ये होता है ना मोर, ये काट दिया, यानी कि नॉट मोर देन। अगर हम कहते हैं कि ये चीज है, ये 4 इज मोर देन 3, होता ही है। अब मैं 3 लिख दूं और लिख दूं मोर देन 4, गलत हो गया ना, या देखेंगे कैसे। 3 इज नॉट मोर देन 4, तो मोर देन काट के ऐसे मोर देन करके काट दो, तो नॉट मोर देन बन जाता है। तो ये जो लिमिटिंग विड्थ है क्रैक की, वो 0.3 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ कहाँ पे, जहां दरारें हानिकारक ना हो, जहां उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता हो, यानी कि अर्थात इसका इस्पात और कंक्रीट के रख रखाव पर कोई विशेष दुष्प्रभाव ना पड़ता हो, यानी कि जहां क्रैक जो हैं वो स्टील और कंक्रीट का जो मेंटेनेंस है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती है, बहुत मतलब बहुत मामूली है, तो मतलब वहां पर आप 0.3 mm तक जा सकते हो। आगे देखिएगा, नॉट मोर देन 0.2 mm, थोड़ा कम कर दिया ना, यानी कि 0.2 mm से ज्यादा नहीं रखनी है दरार की चौड़ाई, यानी दरार की जो है ना चौड़ाई, वो 0.2 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, जहां संरचना के टेंशन जोन में, आप जानते हैं ना, टेंसाइल जोन में हमेशा चीजें खींचती है, और जब चीजें खींचेगी तो वहां क्रैक्स होंगे। जहां संरचना के टेंशन जोन में दरारों का दुष्प्रभाव पड़ता हो, एडवर्स इफेक्ट, व्हेन देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रैक्स इन टेंशन जोन, विशेषकर वहां जहां ये जोन एक्सपोज टू वेदर हो, यानी कि ये जो टेंशन जोन है ना, ये वातावरण के अंदर खुला हो, जहाँ पानी, बरसात वगैरह, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी होती है जो एटमोसफेयर की, वो देखा ना, मॉइस्ट है, मतलब मॉइस्ट सॉइल, यानी कि नम मृदा, ग्राउंड वाटर वगैरह है, ये सीधे संपर्क में आते हों, तो वहां पर उस केस के अंदर आपको 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तो 0.3 था, सामान्य जहाँ, मतलब जहां ऐसा ना होता हो, सामान्य करने से वहां तो 0.3 mm जा सकते हो, लेकिन जहां ऐसा होता हो वहां पे 0.2 mm। और इससे भी खतरनाक जगह यहाँ होती है जहां वातावरणीय दुष्प्रभाव सर्वाधिक हो, इसको बोलते हैं सीवियर कैटेगरी, सीवियर यानी कि सबसे खराब जो होती कंडीशन। और ये आपको कहाँ मिलेगी, टेबल 3 पेज 18, इसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस, टेबल 3 पेज 18, टेबल 3 पेज 18। ये देखिएगा पेज 18,
और ये आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ना मैं, ये बार बार पेज लिखवा रहा हूँ अलग अलग आंसर्स के साथ साथ में, ये आप अगर नोट करते रहेंगे ना, और फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर इसकी आप एक अपनी सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। और ये जो आपको मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ ये कोई डिप्लोमा के हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ। डिप्लोमा अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, इससे आपके आगे के लिए तैयारी हो जाएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शायद आपको कहीं और पढ़ने को ना मिले। ये है टेबल 3, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस। इसमें देखिए लिखी हुई है माइल्ड यानी कि सबसे जिसमें कम खतरा हो, फिर मॉडरेट सामान्य, फिर सीवियर यानी कि बहुत खराब, फिर वेरी सीवियर अत्यंत खराब, और एक्सट्रीम मतलब ये तो अति होती है ना, अति चीज की वो। तो ये देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल 3 पेज 18, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस लिखा ना, कौन सा सीवियर यानी कि सीवियर कैटेगरी, इसमें ये आ रही है सीवियर कैटेगरी। ये देखिए ये यहाँ रही है, यहाँ पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। कॉन्क्रीट सर्फेसिस एक्सपोज टू सीवियर रेन यानी जहां लगातार बारिश होती रहती हो। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी जहां कभी तो सर्दी पड़ती हो कभी गर्मी पड़ती हो, यानी कभी तो सूखा कभी गीला, इस प्रकार से वेटिंग और ड्राइंग। और ओकेशनल फ्रीजिंग यानी कभी कभी वहां जो बर्फ भी जम जाती हो। वाइल्ड वेट और सीवरी कंडीशन, ये वेट और सीवरी कंडेंसेशन, क्या लिखा है इसके अंदर, कंडेंसेशन। आगे लिखा है कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर यानी कंक्रीट पूरा समुद्री पानी के अंदर डूबी हो। और कंक्रीट एक्सपोज टू लिखा है इसके अंदर कोस्टल एनवायरनमेंट यानी कि जो कोस्टल मतलब होता है जहाँ किनारे होते हैं ना, ये समुद्री किनारे, उस जोन के अंदर अगर कोई काम हो रहा है स्ट्रक्चर का, ये जो कंडीशन है इसको सीवियर बोलते हैं, बड़ा डेंजरस कर रहा। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर आपको जो दरार की चौड़ाई है वो 0.1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। नोट, यहाँ मैंने एक नोट लगाया है, हालांकि आपके काम का नहीं है ये, आप कभी अगर पीजी करेंगे, बीटेक करेंगे, पीजी करेंगे तो उसमें काम आएगा। लेकिन हम जब क्रैक्स की बात पढ़ते हैं ना तो उस स्टेज में फिर आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। हालांकि आपको कभी आएगा नहीं है, लेकिन मैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। कई बार आप जब बाद में आगे स्टडी करेंगे तो कहते हैं क्रैक विड्थ, ये मैंने कहा ना 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको कैसे पता पड़ेगा 2 mm कब होगी, तो आपको क्रैक विड्थ निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्रैक विड्थ निकालने के लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जो डिजाइन में बहुत काम आता है। अभी आपके तो काम नहीं आएगा डिप्लोमा में, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी कभी आपको आगे फर्दर स्टडी में। तो ये एनेक्सर एफ है, आप आरसीसी के कोड में एफ एनेक्सर है, पेज 95 पे निकालें आप, पेज 95। ये आपको पता होना चाहिए भाई हर चीज। ये देखिएगा पेज 95 और ये रहा एनेक्स एफ, कैलकुलेशन ऑफ क्रैक विड्थ, उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला दे रखा। हालांकि आपके कोई काम का नहीं है ना, आपके कोई स्पेस सवाल आने की संभावना है, लेकिन है फॉर्मूला। हाँ, आप जब क्रैक की बात करते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो जैसे मैंने यहाँ इसको रेफर किया, आप भी रेफर एग्जाम में कर सकते हैं। और इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे, तो वो बच्चा कितना जानता है क्रैक के बारे में, इतनी बातें जानता है, साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई कोड के इस पेज पर एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे अपन क्रैक की विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 11, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और मैंने जो इतनी बातें बताई उसमें चारों के आंसर आ गए। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं, जैसे कि ये बात पूछी है केवल, कौन सी, स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, यहाँ पे आपको ये जो डिफ्लेक्शन और क्रैक के बारे में बताना चाहिए। ये पूछा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें आपको ये बताना चाहिए इसके अंदर ये जो डिफ्लेक्शन होता है, क्रैक होता है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो बस लिख के छोड़ दो, बड़ा क्वेश्चन है फिर डिटेल जाओ कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर ये विक्षेप के बारे में डिटेल में, और ये आपके क्रैक के बारे में। तो
क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? देखिए, हम जब स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन की थी ना, तब ये क्वेश्चन आया था। स्टील डिजाइन में भी ये क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन आपके आरसीसी में भी आ रहा है। आंशिक सुरक्षा गुणांक क्या होता है? व्हाट इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? आरसीसी के अंदर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आया 2 दफे आया है। आप अगर देखेंगे मेरी जो भेजी पीडीएफ, उसमें पेज नंबर 25 जो है, पेज नंबर 25 पर पेपर है 2019 स्पेशल, और इसका क्वेश्चन पहले का पहला, ये राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे, ऐसे इस प्रकार का होना चाहिए। फिर पेज नंबर 112 2007 में आया हुआ है, वही क्वेश्चन पहले का पहला, सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, बहुत आसान वे के अंदर, बहुत ही सरल, और सारा हर चीज कोड में से ली मैंने कोई चीज अपने मन से नहीं लिखी है, ना किताब से लिखी, सब कुछ कोड में ही है। तो कोड में जो है बातें कभी गलत होती नहीं है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या लिखेंगे, जब कभी भी कहा जाता है ना कि आंशिक सुरक्षा गुणांक पे एक नोट लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट, या संक्षेप में समझाइए, तो ये बातें लिखिएगा जो मैंने लिखी है। ये का मतलब आंशिक सुरक्षा गुणांक, ये लिमिट स्टेट डिजाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। इट इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन। ये पदार्थों की सामर्थ्य एवं भारों के लिए अलग अलग लिया जाता है। ऐसा स्टील में नहीं था, ऐसा स्टील में नहीं था, आरसीसी में है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ अलग होता है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और लोड अलग होता है। स्ट्रेंथ किसकी? मटेरियल की। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, उसको हम कहते हैं गामा एम, एम का मतलब मटेरियल। एक होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, लोड्स में हम कह सकते हैं फोर्स आ रहा है तो हमने एफ लगा दिया यहाँ पे। तो जब भी गामा एफ की बात चलेगी ना, गामा एफ ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स है। जब भी गामा एम की बात चलेगी तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ है। आपको ये जो मेटल स्ट्रेंथ वाला है ये मिलेगा पेज 68 पर, 36.3.1 क्लॉज, और जो लोड्स का है वो मिलेगा पेज 68 पर, 36.3.2, पेज 68, पेज 68। ये देखिएगा पेज 68, और ये देखिएगा दिख रहा आपको 36.3.1 और 36.3.2, ये आपको मिल रहा है गामा एम पार्शियल सेफ्टी। देखो यहाँ एफ फॉर्मूला दिया, एफ डी इक्वल टू एफ अपॉन गामा एम। इसे अगर मैं गामा एम निकालूं तो गामा एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ डी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा फॉर लोड्स, ये देखिए आपको गामा एफ मिल रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? एफ डी इज इक्वल टू एफ गामा एफ, तो गामा एफ क्या हो जाएगा? एफ डी अपॉन एफ। तो ये मैंने आपको यहाँ समझा दी है। तो आप कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, मैं आपको जब बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन के आंसर तो मतलब थ्योरी की जो पार्ट है आपके आरसीसी डिजाइन में, उसका आधे से ज्यादा तो सोल्यूशन आपको कोड में मिलेंगे। आधे से ज्यादा मैं बता रहा हूँ, मोर देन हाफ। तो गामा एम की जो फॉर्मूला है वो एफ अपॉन एफ डी है, एफ अपॉन एफ डी। ध्यान दीजिएगा, गामा एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ डी। या कई बार इसको एफ की जगह हम यहाँ एफ सी के भी ले लेते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, लेकिन कोड में इसको एफ ही का है। एक बुक में आपको एफ सी के मिलेगा। ये होती है एफ अपॉन एफ डी, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि पदार्थ की चारित्रिक सामर्थ्य बटा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पदार्थ की अभिकल्प सामर्थ्य बोलते हैं इसको, डिजाइन स्ट्रेंथ। नेचुरली ये जो गामा एम होता है एक से ज्यादा होता है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू आ रही है
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एफ वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एफ जो है इट शुड बी मोर देन एफ डी। होता ही है जो आप मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ मानते उससे तो एक्चुअल में ज्यादा होनी चाहिए ना, वरना फेल हो जाएगा वो। ये जो आपको मैंने बातें बताई है ये स्ट्रेस की फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। ये एफ सी है ना, इसकी इकाई क्या होती है यूनिट ऊपर वाले की न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसकी भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा, स्ट्रेस फॉर्म में लेंगे ये स्ट्रेंथ को यहाँ पे। अच्छा अब बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड गामा एफ। ये एफ डी अपॉन एफ होता है, ध्यान दीजिए वो एफ अपॉन एफ डी है, वो स्ट्रेस है और ये लोड है एफ डी अपॉन एफ, यानी कि डिजाइन लोड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। ध्यान दीजिएगा अभिकल्प भार बटा चारित्रिक भार, और अभिकल्प भार हमेशा चारित्रिक भार से ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा डिजाइन लोड जो होता है जिसमें हम डिजाइन करते हैं ना, वो जो चारित्रिक भार होता है, एक्चुअली जो भार आता है हमारे सवाल के अंदर डिजाइन हमेशा उससे कुछ ज्यादा के लिए किया जाता है ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे। लेकिन स्ट्रेस जो आती है एक्चुअल में हमारे पास वो कम आनी चाहिए। ये थोड़ा बेसिक फर्क है जो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा जब हम स्ट्रेस की फॉर्म लेते हैं ना, स्ट्रेस की फॉर्म में तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, यानी कि एफ ज्यादा एफ डी कम, एफ शुड बी मोर देन एफ डी। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेस फॉर्म में वो डिजाइन स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, और यहाँ डिजाइन लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा होता है लोड फॉर्म में। आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी कंपेयर किया जाता है। तो हालांकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो उसमें आपसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से लिमिट स्टेट डिजाइन वर्किंग स्टेट जो मेथड है उससे अच्छी है, कंपेयर करो। तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड आनी ही चाहिए। हम अगली वीडियो में देखेंगे इसको। एनीवेज ये तो बात हो गई आपके दो प्रकार के इसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर आपको याद हो हमने यूनिट 1A जब पढ़ी थी ना 10th मेंबर्स, तब मैंने आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए एक बात बताई थी। वहां देखिए स्टील और आरसीसी दोनों नहीं होते हैं। आरसीसी में क्या होता है कंक्रीट स्टील दोनों होते हैं, और वो केवल स्टील नहीं जानती, उसमें केवल स्टील ही होता है, कंक्रीट नहीं होती है। वहां मैंने आपको बताया था, एक बात समझाई थी कि रजिस्टिंग लोड जो होता है वो डिजाइन लोड से ज्यादा होता है, और डिजाइन लोड जो होता है वो वर्किंग लोड ज्यादा होता है। यानी जो आपको वर्किंग लोड दिया है उससे ज्यादा के लिए डिजाइन किया जाता है, और जिसके लिए डिजाइन किया जाता है जिस डिजाइन लोड के लिए एक्चुअल में स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मैंने तब आपको फॉर्मूला बताया था स्टील डिजाइन के संदर्भ में कि आप रेजिस्टिंग लोड में डिजाइन लोड का भाग लगा दो, ये ज्यादा होता है इससे, या डिजाइन लोड में वर्किंग लोड का भाग लगा दो। यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिंग लोड अपॉन डिजाइन लोड या डिजाइन लोड अपॉन वर्किंग लोड। दोनों बातें मैंने आपको बताई थी 1A के अंदर। लेकिन जब आरसीसी के अंतर्गत बात पूछी जाती है, वो आप जब क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में तो आपको क्लियर हो जाएगा ये आरसीसी का है कि ये स्टील का है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देने पड़ेंगे ना। उस वीडियो का अंतिम पेज, अब इस वीडियो का मैं अंतिम पेज लेने जा रहा हूँ। ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये अभी उसी चल रही है, ये आंशिक शुष्क गुणांक की बात चल रही है, और इससे कंसर्न क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर में इसको 12 ही कहा मैंने इसको, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें पूछ सकते हैं आपसे। और वैल्यू ऑफ गामा की बात चल रही है यहाँ पे, और लोड्स गामा एफ जो है। टेबल 18 देखिए, यहाँ तो आपको मैंने केवल ये बताया था कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते क्या है। दो तरीके होते हैं उनकी मैंने परिभाषा बताई थी, यानी कि मैंने वो डिफाइन किया था। अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज क्या होती है। ये तो डेफिनेशन थी ना, अब वैल्यूज। तो पहले तो वैल्यू निकालेंगे गामा एफ की
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ये डेफिनेटली मान के चलिए आप हमेशा 1.5 लेते हैं। आपके डिजाइन पर्पज में ये 1.5 ही लिया जाएगा। आपने याद होगा टेंशन मेमोरी में क्या था हमने स्टील के अंदर, जब एक्चुअली वर्किंग लोड देते हैं ना और हमको डिजाइन लोड निकालना होता है, हम 1.5 से गुना करते हैं। यही आरसीसी में होता है लोड्स की केस के अंदर। ये आपको टेबल 18 पेज 68 में देखिएगा, टेबल पेज 68 पे टेबल 18 देखिएगा। ऐसी टेबल हमने आपको आरसीसी स्टील में बताई थी। ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कोलैप्स की, यानी लोड के हिसाब से। तो ये डेड लोड और आई का मतलब होता है इम्पोज लोड, आई एल इम्पोज लोड, यानी कि हम इसको बोलते हैं लाइव लोड। ये डेड लोड यानी ये लोड ऐसा होता है जो कभी भी अपना तो पोजीशन बदलता है ना अपनी वैल्यू बदलता है। और लाइव लोड क्या होता है, इसकी पोजीशन और वैल्यू दोनों चेंज होती रहती है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत एडवर्स होता है, यानी उससे ज्यादा लोड कभी नॉर्मली आता नहीं। नॉर्मली कह रहा हूं मैं, वरना कई बार तो अर्थक्वेक वगैरह तो भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली इस प्रकार डिजाइन के अंदर ये डेड लोड और इम्पोज यानी लाइव लोड को अपन मानते हैं मेन फैक्टर। यहाँ होता है आपके 1.5, तो यही काम में आता है, ध्यान दीजिएगा विज्ञान यहाँ पे। डीएल प्लस आई एल, डीएल का मतलब डेड लोड, आई एल का मतलब होता है इम्पोज लोड, और इम्पोज लोड को हम लाइव लोड यानी कि एल भी कहते हैं। तो आप इसको आई एल भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड एक ही बात होती है। तो ये जो होता है गामा एम हमेशा 1.5 है, इसको याद रखो। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है इसको। नाउ फॉर मटेरियल्स स्ट्रेंथ, मेटेरियल मतलब आरसीसी में दो मेटेरियल होते हैं, कंक्रीट और स्टील। तो जो गामा एम होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स स्ट्रेंथ, वो कंक्रीट के लिए तो 1.5 लेते हैं, याद रखना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने वाली बातें हैं। और स्टील के लिए 1.15 होता है, स्टील के लिए 1.15, कंक्रीट के लिए 1.5। बस जब ये बातें पूछी जाती है आपसे, भाई अगर ये सवाल कई बार 8 नंबर का आ सकता है, तो इतनी बातें लिखना जो मैंने आपको बताई, सब बातें जो मैंने बताई है। कई बार 3 नंबर का आता है, तो आप नंबर को देखते हुए अपना लिखने का तरीका बदलो। अगर आपको सारी बातें पता होंगी ना, तो आप वही चीज लिखेंगे जो आपको लिखनी होगी। एग्जाम में लिखा होता कई बार, इसका उत्तर 3 या 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतने शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अनावश्यक लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे। उतना ही लिखो जितना कम का हो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए मैंने, वाई गामा एम फॉर कंक्रीट इज मोर देन या ग्रेटर देन गामा एम और स्टील। वाई, क्यों? यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ जो होती है, वो कंक्रीट के लिए जो होता है, वो स्टील के लिए जो होता है उसकी तुलना में ज्यादा क्यों होता है? देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। ऐसा क्यों, वाई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा गया। देखिए कितनी बार, गिनती कर लो जरा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मेरे रिकॉर्ड में। तो देखिएगा सबसे पहले 2017 में चौथे का दूसरा पेज 41, 2016 में पहले का पहला पेज 63, 2015 स्पेशल में तीसरे का पहला पेज 67, 2010 स्पेशल में क्वेश्चन पहले का दूसरा पेज 93, 2003 में क्वेश्चन पहले का पहला पेज 132। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपने साथ में पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। इसको पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हो। अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूं। जब मैं आंसर बोल रहा हूँ ना, तो ये पन्ना देखिए मेरा एकदम स्टिल है, मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूँ। तो आराम से इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा मैं इस बात का उत्तर दे रहा हूं कि कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से ज्यादा क्यों लेते हैं या क्यों होता है। आप एक बार समझिएगा, पहले मोटे तौर पर देखिए। आप कोई चीज आपके सामने आती है,
जितनी डेंजरस होती है, जिसके अंदर रिस्क ज्यादा होती है, वहां आपको फैक्टर ज्यादा लेना पड़ता है ना, सेफ्टी फैक्टर। जहां लगता है कोई रिस्क ही नहीं है, वहां सेफ्टी फैक्टर बहुत कम होता है, हो सकता है वही हो जाए। जहां कोई रिस्क है ही नहीं, जहां रिस्क ज्यादा होती है वहां पे सेफ्टी फैक्टर को बढ़ाना पड़ता है, ताकि कोई नुकसान नहीं हो जाए, दुर्घटना नहीं घट जाए। जितनी ज्यादा रिस्क उतना ही फैक्टर सेफ्टी ज्यादा होता है। यह बात करेंगे अपन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की, मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में कि हम इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों बोलते हैं, केवल फैक्टर सेफ्टी क्यों नहीं बोलते हैं। आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रयोग करते हैं अपन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लोड फैक्टर का प्रयोग करते हैं अल्टीमेट लोड डिजाइन के अंदर, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का प्रयोग करते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन के अंदर। तो ये पार्शियल शब्द क्यों आया, इसकी विवेचना हम अगली वीडियो में करेंगे। देखिएगा फिलहाल ये कि कंक्रीट के लिए स्टील से ज्यादा क्यों, कंक्रीट भंगुर होता है, बिल्कुल जानते हैं आप। कंक्रीट इज ब्रिटल देन स्टील। और वो स्टील को हथौड़ा मारो टूटेगा नहीं, उसके टुकड़े नहीं होंगे, क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है पिचक जाएगा। लेकिन कंक्रीट पे चोट मारो वो चूर चूर हो जाएगा, उसकी बिखर जाएगा, तो ब्रिटल होता है ना। तो कंक्रीट भंगुर होता है तथा इस्पात की तुलना में इसकी विश्वसनीयता कम होती है। ऑफ कोर्स कंक्रीट इज लेस रिलायबल इन कंपेरिजन टू स्टील। आगे देखिएगा कंक्रीट में इम्प्रॉपर, देखिए स्टील में तो क्या होता है जी, कोई ज्यादा समस्या आती नहीं है, रोड स्टील होता है, कोई खास बात है उसमें। लेकिन कंक्रीट में बहुत सी बातें होती हैं, उससे गुजरना पड़ता है, और उसके अंदर क्या होती है, कमियां रह जाती हैं, तो उसकी वजह से वो चीज कमजोर पड़ जाती है। क्या याद देखिए कंक्रीट में पहली बात इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन, उसका कॉम्पेक्शन प्रॉपर नहीं हो, यानी जितना कॉम्पैक्ट करना हो तो आपने कॉम्पैक्ट किया ही नहीं। इनएडिक्वेट क्योरिंग, जितनी तराई करनी थी ना उससे कम की या ज्यादा की, यानी एडिक्वेट नहीं है, मतलब सफिशियंट नहीं है। फिर आता है इम्प्रॉपर बैचिंग। आपने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर बैचेस बनाए जाते हैं, कंक्रीट की बैचिंग भी होती है, वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मिक्सिंग, जो आपने रेशियो लिया अलग अलग, वो मिक्स प्रॉपर नहीं है। तथा इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, यानी इसके जो तत्व होते हैं किसके, कंक्रीट के, उनके गुणों में बदलाव अगर होता रहेगा, इसके कंक्रीट में के गुणों में बदलाव, यानी कि चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट, ये पॉसिबल होता है। स्टील में ऐसा नहीं होता है, कंक्रीट में बहुत ज्यादा होता है। स्टील में होता है लेकिन नेग्लिजिबल, कंक्रीट में बहुत ज्यादा उसकी तुलना में। तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट के, उनके गुणों में बदलाव होने की दृष्टि से, उसके कारण इसकी सामर्थ्य में परिवर्तन होने की संभावना इस्पात की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यानी कि स्टील की जो प्रॉपर्टी होती है, उनके बदलने की संभावना जो होती है, उसकी कंपेरिजन में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बदलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ड्यू टू दिस इफेक्ट: इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन, इनएडिक्वेट क्योरिंग, इम्प्रॉपर बैचिंग, इम्प्रॉपर मिक्सिंग एटसेट्रा। और जब प्रॉपर्टीज बदलेंगी तो इसका मतलब उसके डेंजरस वाला मामला आ गया, रिस्की मैटर हो गया। इन कारणों से, क्योंकि कारण उसकी सामर्थ्य में चेंज, कभी सामर्थ्य कम कभी ज्यादा, तो ज्यादा तो ठीक है लेकिन कम होने का बड़ा नुकसान हो जाता है ना। तो इन्हीं कारणों से, जो कारण बताए गए, इन्हीं कारणों से कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इस्पात के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से ज्यादा रखा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है, और 3 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं, और जो मैंने बातें बताई अगर ये लिख दिया आपने, तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, 3.25 नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा आंसर दिया है, लेकिन बिल्कुल अप्रोप्रिएट, एकदम टू द पॉइंट आंसर दिया मैंने। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो के अंदर, और मैंने इसके अंदर कुल मिला के कितने क्वेश्चन ये देखता हूँ, शायद 3 क्वेश्चन नहीं, 11-12 थे। एक्चुअली क्वेश्चन 11 मैंने एक ही दिया, लेकिन है नहीं एक ही, 4 क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे ये। और क्वेश्चन जो 12 है, आंसर इसमें भी 2 क्वेश्चन आ गए एक तरह से, ये आ गया, ये आ गया,
और ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें से ये कई बार आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे कि आप जब अच्छे नोट्स बनाएंगे ना, आप अच्छे नोट्स बनाएंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी इसकी, वरना कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आज आप पढ़ रहे हो, मेरे से समझ रहे हो, सुन रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन जब आपका पेन चलेगा ना एग्जाम में, तो आपका हाथ रुक जाएगा, लिख ही नहीं पाएगा। क्यों? आपने अपने हाथ से कुछ लिखा ही नहीं। अपने हाथ से लिखने की आदत डालो, ठीक है? इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।